दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पे हजारों लोगों की भीड़ जमा थी और उन्हीं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। वो अब उसके पास जाता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में एसी के डब्बे का होता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो युवक अपनी तलाकशुदा पत्नी की बराबर वाली सीट पर अब बैठने की कोशिश करता है ताकि आज रात का सफर वो अपनी पत्नी के साथ गुजार सके। दोस्तों, ये एक दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी है। आप इसे पूरा देखें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, दोनों की अब से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही यानी 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो जाता है। कमियां दोनों की ही तरफ से थीं, लेकिन फिर भी इन दोनों का तलाक तो हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुसता है और उसी डब्बे में घुस जाता है जिसमें उसकी तलाकशुदा पत्नी घुसी थी। हालांकि उसका जो टिकट था वो तो एसी के डब्बे का था, ना कि स्लीपर का। लेकिन अब वो अपनी पत्नी को देखता है। वो काफी उदास बैठी है और देखने में वही खूबसूरती, वही सुंदरता, सब कुछ वैसा ही। फिर सोचता है चलो 8 साल बाद मिली तो किसी न किसी बहाने इसके पास तो बैठा जाए, इससे कुछ बातें की जाए। इसलिए वो उसी डब्बे में घुस जाता है। तो पूजा होती है, वो डब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। इस सीट का उसका टिकट होता है और वो जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। प्रदीप देखने की अब कोशिश करता है कि क्या पता दाएं बाएं से कोई आ जाए, इसलिए वो थोड़ी देर रुक जाता है। लेकिन जो भी आता उस सीट पे बैठने की कोशिश करता, क्योंकि वो अकेली बैठी थी, पूरी सीट खाली थी, तो जो भी आता उसको तुरंत मना कर देती, कहती यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। एक दो लोग बोले कि अभी 1-2 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ किसी को नहीं बैठने दूंगी, मुझे आराम करने दो। अब दोस्तों, प्रदीप पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। पूजा जो है वो खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता उसको मना कर देती। प्रदीप धीरे से अब पूजा के पास जाता है और अपना बैग सामने रख देता है। पूजा पैर फैलाकर बैठी थी। जैसे ही बैग रखता है तुरंत बोलती है कि ये कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ से हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में यहाँ से उतर जाऊंगा, मेरी सीट है ही नहीं, अभी तो आपके सोने का भी टाइम नहीं हुआ, आप मुझे सिर्फ तब तक बैठने दिए जब तक आप सोते नहीं हो। दोस्तों, जैसे ही यह आवाज पूजा के कानों में जाती है, वो चौंक के मुड़ के देखती है और करीब 10-15 सेकंड तक तो देखती रहती है, क्योंकि ये कोई और नहीं उसका तलाकशुदा पति था और वो एक बार में ही उसे पहचान जाती है। फिर वो अपने पैर समेट लेती है और उसे बैठने के लिए इशारा कर देती है। अब दोस्तों, दोनों के ही मन में अलग अलग तरह के सवाल उमड़ रहे थे। प्रदीप जो है वो अब शुरुआत करता है और बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या पूजा? तो बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं अपना इलाज क्यों कराने जाऊंगी? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों से कहा ना कि सीट पे मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करने दो। तुम देखने में भी काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है और मेरी उदासी का कारण जान के तुम करोगे क्या? अब आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? पूजा कहती है कि पहली बार जा रही हूं। अब वो उसको एक टक निहारने लगता है। पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते कभी कभार एक आध नजर इस पे भी मार लेती थी। दोस्तों, सर्दियों का महीना था, ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवाएं अंदर की तरफ घुसने लगी थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे और अपना कंबल या दूसरे जो भी गर्म कपड़े होते हैं उन्हें निकालते हैं और ओढ़ लेते हैं। पूजा भी अब अपने बैग से एक ऊनी कंबल निकालती है और उसे ओढ़ लेती है। जो प्रदीप था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं बनता था,
क्योंकि आपको पता है कि एसी कोच में कंबल, चादर और दूसरी ज़रूरत की सब चीज़ें मिलती हैं, इसलिए वो घर से कुछ नहीं लाया था। तो जब ज़्यादा ठंड लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाए हो क्या? प्रदीप बोलता है कि वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी में आ गया था। पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। दोस्तों ऐसे ही आगे सफर चल रहा था। अब दोस्तों ठंड काफी बढ़ जाती है तो पूजा अपना कंबल जो है उसको उड़ाते हुए उसके पैर पर डाल देती है और बोलती है कि ढक लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंड से। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में ना किसी ने रजाई को लेकर झगड़ा किया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों क्या हुआ था, एक बार जब इन दोनों का पति पत्नी का तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल को खींचातानी को लेकर इनमें लड़ाई हुई थी और पूजा जो है उसको बहुत गुस्सा आया था और उसने गिलास में पानी भर के उस कंबल पे गिरा दिया था और रात भर दोनों बिना कंबल के यानी कोई और गर्म कपड़ा ओढ़ के सोए थे। अब प्रदीप का इशारा पूजा एक बार में समझ जाती है और हल्के से मुस्कुरा देती है और बोलती है कि लेकिन इसमें भी गलती तुम्हारी ही थी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने तो मेरे कंबल पे पानी डाल दिया, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे, ऊपर से मेरी गलती कहाँ से हुई। ये बात सुन के दोनों अब हंसने लगते हैं। उसके बाद सफर अब आगे की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों धीरे धीरे अब खाने का टाइम हो जाता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। बोलता है कि मैं तो खाना लाया ही नहीं, कोई अभी आएगा बेचने वाला तो मैं उससे लेके खा लूंगा, अगर आप लाई हो तो खा लो। तो दोस्तों पूजा कहती है कि हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, अपने बैग में ही रखा हुआ होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। प्रदीप बोलता है कि अरे यार, ऐसी बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रिंक करना तो मैंने सालों पहले छोड़ दिया। पूजा थोड़ी हैरान हो जाती है, बोलती है कि कब से? उसने बोला लगभग 4 साल हो गए होंगे, तब से मैं बिल्कुल नहीं पीता और कि ना ही किसी तरीके का नशा करता। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो कहता है नहीं यार, वाकई में, तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। इस पर पूजा बोलती है कि मैं तुम्हारी कौन होती हूँ, मेरी कसम क्यों खा रहे हो? बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने खाना पीना और दूसरी नशे की चीजें छोड़ दी। ये सुन दोस्तों पूजा बहुत हैरान हो जाती है, बोलती है कि जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? काश ये चीज आपके पहले समझ में आ गई होती, लेकिन अब तो खैर कोई बात नहीं, अब से आप सुधर गए हो, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे तो सच में बहुत खुशी हुई कि आपने नशा करना छोड़ दिया। सच बताऊं, मैं ये दिल से कह रही हूं, मजाक नहीं कर रहे, मुझे बहुत सुकून मिला ये बात सुनकर। दोस्तों पूजा और प्रदीप के बीच में जो तलाक का मुख्य कारण रहा था वो यही शराब थी। शराब का आदी बहुत ज्यादा था प्रदीप, यहां तक कि वो अपने माँ बापों की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पी के मस्त पड़ा रहता था, पूजा से मारपीट भी करता था और इन्हीं आदतों से परेशान होकर 2 ही साल में पूजा ने प्रदीप से तलाक ले ली थी। यहां तक कि उसके सास ससुर यानी प्रदीप के माता पिता उससे भी यही कहते थे कि बेटा देखो, प्रदीप तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो अपनी जिंदगी को ऐसे ही सत्यानाश करेगा, तू अपना देख ले, शायद तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाए, इसके साथ रहेगी तो ऐसे ही तेरी जिंदगी नर्क बनी रहेगी और ये निकम्मा नालायक इन्हीं हरकतों में पड़ा रहेगा। दोस्तों पूजा प्रदीप से प्यार तो बहुत करती थी और उसे बहुत से लोगों ने समझाया भी, लेकिन उसकी इन्हीं आदतों से तंग आके परेशान होके आखिर में उसने तलाक ले ही लिया था। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच में मुझे बहुत खुशी है। खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसी हैं और वो छोटी बहन कैसी है छुटकी, मुझे उसकी सच में बहुत याद आती है। दोस्तों जो प्रदीप की छोटी बहन थी वो उसकी अपनी भाभी से बहुत पटती थी। प्रदीप बोला घर में सब ठीक है और छोटी बहन की तो हमने 2 साल पहले शादी भी कर दी। फिर उसने बोला कि आपने अपनी शादी की कि नहीं? फिर उसने कहा नहीं मैंने नहीं की, तुम तो जानते हो कि गांव में मेरा नाम पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसके बाद मैं गांव छोड़ के दिल्ली आके बस गया, यहीं पर अपने माँ बाप को भी ले आया, लेकिन
अब तो मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी है, कट भी नहीं रही। माँ बाप भी कहते हैं तो सोच रहा हूं कि शादी तो अब कर ही लूं। प्रदीप पूजा से पूछता है कि तुमने शादी की कि नहीं। पूजा कहती है कि अभी तुम पूछ रहे थे ना कि मैं दिल्ली किस लिए जा रही हूं, तो अब मैं बताती हूँ। मेरी दिल्ली में एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक अच्छा सा रिश्ता बताया है। अगर वहाँ बात बन जाती है तो 1 या 2 महीने में मैं शादी कर लूंगी। जब ये बात प्रदीप सुनता है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, ना मैं खाता पीता, सुधर गया हूँ, अच्छा कमाता खाता हूँ, और भी ना जाने कैसी कैसी तारीफ करने लगा। उसकी ये मंशा पूजा अच्छी तरीके से समझ रही थी कि वो किसी तरीका से बोल दे कि अच्छी बात है, तो मैं अब तुम्हारे जीवन में वापस आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप सलामत रहें, खुश रहें, आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें, आपकी जल्दी से शादी हो और आप अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी खुशी खुशी जिएं और आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। मेरी तो भगवान से यही दुआ रहेगी कि आपकी जो शादी है वो जल्दी हो जाए। दोस्तों, अब रात काफ़ी हो गई थी, तो पूजा कहती है कि मैं तो अब 2 रोटी लाई हूँ, चलो ये सब खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना तो तुम्हारा पेट भरेगा और ना ही मेरा, तो क्या फ़ायदा। तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर बांटकर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है, अब से पहले हमने हमेशा एडजस्ट किया था ना, तो आज भी हम ऐसा ही कर लेते हैं। चलो कम से कम आज तुम्हें मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी खाना तो नसीब हो जाएगा। दोस्तों, इतनी ही देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आ जाता है। प्रदीप 2 प्लेट बिरयानी लेता है और इसके बाद दोनों बैठ के खाने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपना सर करके सो जाते हैं और वही कंबल को ओढ़ के सोने लगते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों के ही ख्यालों में अलग अलग बातें चल रही थी। पूजा के ख्याल में कि अब ये सुधर चुका है, अच्छा बन चुका है। प्रदीप के ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत और इतनी समझदार बीवी थी, बस शराब की लत के खातिर मैंने इसे छोड़ दिया। अब वो दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती या इससे मैं हिम्मत करके बोल पाता कि मेरे पास आ जाओ। यही दोनों अब सोच ही रहे थे कि अब लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। तभी जो ये पूजा है उठती है और कहती है कि आपको सर्दी तो नहीं लग रही क्या। तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूं फिर। तो पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और प्रदीप के कानों पे बांध देती है और बोलती है कि ठीक से अब सो जाओ। दोस्तों, सुबह हो जाती है। सुबह दोनों जो भी चाय नाश्ता ट्रेन में होता है वो करते हैं और फिर वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाके उतर जाते हैं। प्रदीप जो है अब उसका मफलर को वापस देने लगता है जो रात पूजा ने उसे दिया था। बोला कि आपका मफलर तो बहुत अच्छा है, लगता है आपने अपने हाथों से बनाया है। तो बोली हाँ, मैंने उनके लिए बनाया था जिनसे मेरी शादी होने जा रही है, लेकिन अब तो इसे आप रख लो, मैं उनके लिए दूसरा बना लूँगी। इसके बाद प्रदीप वो मफलर रख देता है। देखो, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, इसलिए आप अब मुझसे थोड़ा दूर रहें। प्रदीप बोलता है कि अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं दिल्ली से बहुत अच्छी तरीके से रास्ते और दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता हूँ। बोले कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। इतने में पूजा की फ्रेंड आती है, उस फ्रेंड का नाम होता है सरिता, और बोलती है कि अरे पूजा, और बता कोई दिक्कत तो नहीं तुझे सफ़र में। तो पूजा बोलती है कि नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरी ही सीट पे आ गया, टिकट था नहीं, तुझे क्या बताऊं। लेकिन अब तो वो सुधर गया है, ना खाता पीता, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करता। उसे देखकर सच में मुझे बहुत दया आ रही थी। वो मुझसे कुछ कहना भी चाह रहा था, लेकिन शायद कह नहीं पाया, या मैंने उसे कहने के लिए मौका नहीं दिया। और जब वो जाने लगा ना, तो सच बताऊं मेरी आंखों में ना आंसू आ गए उसको जाता हुआ देखकर। तो फरीदा बोलती है, हाँ तो अब मरने दे उसको, उससे ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको समझ में आएगा ना कि तू कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है। उसको बताया नहीं कि तूने तेरी शादी होने जा रही है। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने बता दिया उससे कि मेरी शादी होने जा रही है। सुनकर काफ़ी उदास हुआ था। तो बोली कि हाँ, अब रहम करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत था तब तो उसने आदत अपनी सुधारी नहीं। चल, मैंने जो रिश्ता ढूंढा है तुझे दिखाती हूँ, तेरा दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा लड़का है। उसके बाद पूजा उसको अपने रूम पे ले जाती है और बोलती है कि कल मैं तुझे उस लड़के से मिलवाऊंगी। इधर जो प्रदीप होता है वो अपने घर आ जाता है।
प्रदीप का गांधीनगर के अंदर ही जींस की फैक्ट्री थी जहां पर करीब 40 लोग काम किया करते थे। अगले दिन प्रदीप अपनी फैक्ट्री चला जाता है। दोस्तों, उसी फैक्ट्री के अंदर पूजा की जो फ्रेंड थी सरिता, वो वहीं काम करती थी। सरिता प्रदीप के पास आकर बोलती है कि सर, वो जो लड़की है मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर रखी थी, वो आ गई है, तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप कहता है, हाँ यार, मिलवाओ। तुम कह रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, ज़रा मैं भी देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जम गई तो मैं फौरन हाँ कर दूंगा। दोस्तों, सरिता अब आगे आगे आती है और पूजा उसके पीछे पीछे। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर घुसते हैं, प्रदीप उसको देख के चौंक जाता है और बोलता, अरे तुम? तो पूजा बोलती है कि आप। अब दोस्तों, प्रदीप उसको देखते ही चौंक तो जाता है, तो सरिता से इशारा करता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलना। फिर वो सरिता से बोलता है कि सरिता यार, तुम्हारी फ्रेंड तो देखने में बहुत सुंदर और अच्छी है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही थी कि वो कुंवारी है। तो उसने बोला, हाँ सर, बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम, आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही, इसकी शादी नहीं हुई। तब प्रदीप बोलता है, अरे यार सरिता, तुम क्यों कसम खा रही हो? यही तो है मेरी पहली पत्नी, जिससे हमारा 8 साल पहले तलाक हो चुका है। अब दोस्तों, ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। उसने तो प्रदीप को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप करीब हैं, और जो उम्र है वो 30 साल के करीब है, और इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन लड़की बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। दोस्तों, तो फिर प्रदीप बोलता है कि सरिता, कहीं तुमने इसको तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूं? तो सरिता बोलती है, नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, इसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो, ये जो सरिता है ना, ये हमारे लिए भगवान है, और इसी की वजह से आज एक बार फिर जिंदगी ने हमें मिलने का मौका दिया है। इस मौके को मत गवाओ, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं सुधरा, तो यहाँ पे 40 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, किसी से भी पूछ लो। मैंने अब ड्रिंक वगैरह और बुरी आदतें से सब छोड़ दी हैं। अब मैं सिर्फ कमाता हूँ और अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, घर से काम, काम से घर, इसके सिवा मैं कोई काम नहीं करता। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा करूंगा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। इसके बाद पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ना तो अब मुझे कुछ जानना और ना ही पूछना, मुझे अब तुम पे यकीन है। दोस्तों, इसके बाद प्रदीप पूजा को गले लगा लेता है, और फिर वो सरिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम दोबारा से मिले। इसके बाद प्रदीप पूजा को अपने घर ले जाता है और अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। उसके माता पिता देखने के बाद बहुत खुश होते हैं कि तूने ये बहुत अच्छा करा कि हमारी बहू को वापस लेकर आ गया। दोस्तों, इसके बाद वो उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी दोबारा से शादी करा देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।